नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। फंडामेंटल की हमने शुरुआत कर दी थी, हमने 2 लेक्चर भी ख़त्म किए हैं। हमने जो नर्सिंग थियरी देखी है, कुछ सालें देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ नर्स के बारे में। तो रोल काफ़ी सारे रोल होते हैं, लेकिन एक-एक को देखेंगे और उसको हम थोड़ा धीरे से समझेंगे। एक एक लेक्चर में सब सारे रोल आ जाएँगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एक नर्स के लिए अपने रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं अपने प्रोफेशन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला रोल है केयर गिवर। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर, पेशेंट केयर और ऑल केयर इन हॉस्पिटल। अभी जब वो पेशेंट आता है हमारे पास तो हमें केयर तो करनी ही है। तो हम जैसे केयर करेंगे तो एक नर्स को केयर गिवर बनना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी पड़ेगी, पेशेंट को केयर करना पड़ेगा। ऑल केयर इन हॉस्पिटल, जो केयर रिलेटेड आता है वो सब हॉस्पिटल में सब केयर के लिए ही आते हैं, तो सबको केयर करनी चाहिए। एक नर्स को केयर करनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर, पेशेंट केयर और सब कुछ उसमें ध्यान रखना होता है। हमारा दूसरा रोल है कम्युनिकेटर। नर्स एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बहुत अच्छी कम्युनिकेट करनी चाहिए। नर्स डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ, रिलेटिव्स के साथ गुड कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। अगर गुड कम्युनिकेशन होगा तो रिलेटिव्स अच्छे आंसर दे पाएंगे, पेशेंट अच्छे आंसर दे पाएंगे और डॉक्टर के साथ भी अच्छे आईपीआर मेंटेन हो पाएंगे। ठीक है, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसके जिसके फायदे बहुत है कि डॉक्टर को पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटिव देंगे और रिलेटिव जो नर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो गुड कम्युनिकेशन से ये हो पाएगा। तीसरा हमारा रोल है तो एडवोकेट। नर्स एज ए एडवोकेट, एक एडवोकेटिव रोल है हमारा। जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम है, टेल टू डॉक्टर। अगर कोई मरीज है, कोई पेशेंट है जो सीधा पेशेंट अपने डॉक्टर को नहीं बता सकता, वो सिर्फ शायद आईपीआर मेंटेन होने की वजह से सिर्फ नर्स को ही बता सकता है कुछ प्रॉब्लम, तो वो नर्स सीधा डॉक्टर को बताएंगी। मतलब यहाँ पर एडवोकेटिव रोल रह जाता है, हो जाता है। तो एक एडवोकेटिव रोल भी है। फिर आगे है मैनेजर रोल। नर्स एक मैनेजर की तरह काम करती है। वार्ड में मैनेज करना, ओटी में स्टाफ मैनेज करना, स्टाफ सारे मैनेज करवा, सर्वेंट की ड्यूटी लिखना, सर्वेंट ऑल मैनेजिंग रोल यहाँ पर एक स्टाफ करती है। नर्सिंग स्टाफ का इंचार्ज भी होता है, वो भी सारे वार्ड का मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजिंग रोल यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो नर्स एज एक मैनेजिंग रोल होना चाहिए। ये सारे रोल नर्स के हैं। फिर आता है काउंसलर। काउंसलर का रोल नर्स में होना चाहिए क्योंकि हेल्प टू पेशेंट, काउंसिल करेंगे पेशेंट को तभी तो वो सब कुछ अपनी हिस्ट्री दे पाएगा। तो काउंसलर का रोल बहुत ही अच्छा है और आईपीआर मेंटेन उससे बढ़ती है और हेल्प टू कोई प्रोसीजर के लिए हेल्प हो जाती है। इसलिए काउंसलर का रोल बहुत अच्छे तरीके से नर्स को निभाना पड़ता है। तो एक बढ़िया रोल है। फिर आता है टीचर का रोल। आगे है टीचर का रोल। नर्स एज ए टीचर भी होनी चाहिए क्योंकि उसको टीच करना है स्टूडेंट नर्स को, जो स्टूडेंट सीखने आते हैं उनको भी सिखाना पड़ता है। पेशेंट को इंसुलिन का वगैरह इंजेक्शन वो खुद ले सकता है, उसको टीच करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। सम प्रोसीजर को पेशेंट अपने आप कर सके तो ऐसा भी नर्स को ही सिखाना पड़ता है। तो एक टीचर का रोल भी होना चाहिए नर्स में। आगे आता है रिसर्चर। रिसर्चर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे नर्सिंग फील्ड में क्योंकि वो एजुकेशन के लिए भी जरूर है, कुछ फाइल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूर, कुछ सैंपल के लिए भी जरूरी है और कुछ रिसर्च के लिए भी जरूरी है। मानो कि कोई पेशेंट आया हमारे पास, उसका कोई हिस्ट्री है कि उसे फीवर आता है। वो पेशेंट 10 दिन के बाद आता है, उसे फिर फीवर आता है। वो 15 दिन के बाद उसे फिर फीवर आता है। तो उसकी फाइल से, उसके सैंपल से, उसके एजुकेशन के और उसके जो फाइल है उस सब से आपको पता चलना चाहिए, कुछ रिसर्च करना चाहिए कि इसे ऐसा क्यों हो रहा है और उसके आगे सैंपल लेके उसको आगे भेजना चाहिए क्योंकि ये एक रिसर्चिव रोल है। उसको क्या हुआ है, क्या हो सकता है, कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, ये नर्स को एक रिसर्चर बनना पड़ेगा तभी ये सर्च हो पाएगा। केस मैनेजर का रोल है अगला। तो केस मैनेजर में अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट मैनेज करती है। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको लाइन में बिठाया जाता है। अप्रोप्रिएट मैनेज अपॉइंटमेंट मैनेज में ऐसा होता है
कि आप केस मैनेजर करते हैं। केस, ये कौन सा केस को इम्पोर्टेंस है, किनको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई वार्ड में होंगे तो किन पेशेंट की डॉक्टर को जरूरत है उनको सीधा आप बताएंगे, पेशेंट को डॉक्टर के साथ मिलवाएंगे। तो केस मैनेजर करती है, किन प्रायोरिटी बेस एक केस मैनेज करती है। फिर हमारा अगला है लीडर का रोल। ये एक नर्स में बहुत होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों फॉर स्पेसिफिक गोल अचीवमेंट के लिए लीडरशिप का रोल बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई वार्ड है, कोई इंचार्ज है, तो और आपको कोई रजूआत करनी है अपने सीनियर से, अपने डॉक्टर से, तो एक लीडर तरीके का रोल होना चाहिए। आप आगे खड़े रहोगे और आपके पीछे स्टूडेंट या जो अभी अभी नए फ्रेशर नर्स है वो आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप में लीडरशिप का एक रोल होना जरूरी है, कि आप लीडर बनके आप किसी को, अपने सुपीरियर को कह सको। अगला रोल है चेंज एजेंट, मॉडिफिकेशन इन रूटीन वर्क। रूटीन वर्क आप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा चेंज होना जरूरी होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो हमने सुना है गीता में या कई बार सुना होगा। लेकिन एक चेंज लाना जरूरी होता है। मॉडिफिकेशन, रूटीन वर्क में थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूरी है। रोज हम करते हैं कि इंजेक्शन इतने बजे देना है, इतने बजे देना है, तो वो दे ही देते। लेकिन अगर आपको पता हो तो डॉक्टर डोज और इंजेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो रूटीन वर्क में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। रोज इसी टाइम कचरा पोता होता है तो उसको में पेशेंट को जैसा सूटेबल हो उस तरीके से सफाई होनी चाहिए। ये सब मॉडिफिकेशन रूटीन वर्क में होना चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? चेंज एजेंट। अगर नर्स में ये रोल होगा तो ये वो कर सकती है। तो इतने रोल है, इसके अलावा भी कई सारे रोल हैं जो एक नर्स निभाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तक आपको एक मोटिवेशन थोड़ा देना चाहूँगा कि अगर आप को कोई अचीवमेंट करना है तो आपको उसके पीछे लग जाना पड़ेगा और आपको उसके पीछे इतना भागना पड़ेगा, कोई रास्ता बाकी ना छोड़ो। आप उसको पाने के लिए कोई भी राह, आप जो राह से गुजरना पड़े उस राह से आप गुजर जाओ, तभी आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। तो आगे हम हमारा शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। जो हमने अभी देखे वो रोल तो है, होने ही चाहिए एक नर्स में, लेकिन एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स थोड़े अपडेट है इसमें। अपडेट मतलब कि थोड़ा ज्यादा, अगर नर्स ज्यादा अपडेट खुद को करे तो ये रोल भी हो सकते हैं। तो नर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों अगर नर्स खुद को अपडेट करे, थोड़ा और पढ़े और आगे बढ़े तो वो इंचार्ज बन सकती है। इंचार्ज मतलब कि एक पूरा वार्ड, कोई ओपीडी या खुद उसका पूरा इंचार्ज उसके हाथ में, उसके नीचे 10-15 स्टाफ होंगे, वैसा इंचार्ज बन सकती है और उसका सैलरी भी ज्यादा रहता है। एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स जितने भी हम देखेंगे उसका सैलरी जो स्टाफ नर्स होता है, जो नर्सिंग ऑफिसर, उससे भी ज्यादा रहता है। तो इसको पाने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है या उसको पाने के लिए प्रमोशन लेना पड़ता है। तो ये एक्सपांडेड रोल है। तो नर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंचार्ज होता है। फिर रहता है मैट्रन, जो पूरे सिविल होती है, पूरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती है, उसका उसमें एक हेड नर्स होती है, वो पूरे इंचार्ज के ऊपर आती है। तो वो मैट्रन, वो सिर्फ एग्जाम देकर बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा रोल है हमारा नर्स एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट में एमएससी का कोर्स करना पड़ता है दोस्तों। वो कोर्स करके आप आगे क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट भी एक नर्स बन सकती है। तीसरा रोल है नर्स एज अ प्रैक्टिस। नर्स एज ए प्रैक्टिस में एक कोर्स है एनपीएम, नर्स प्रैक्टिस इन मिडवाइफरी। नर्स प्रैक्टिस इन मिडवाइफरी, ये एनपीएम का कोर्स होता है जिसमें डिलीवरी के रिलेटेड पूरे एएनसी पीएनसी एंड जो होती है उनके रिगार्डिंग ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो एनपीएम में नर्स प्रैक्टिस इन मिडवाइफरी में उसे निपुण बनाया जाता है और उस नर्स को डिलीवरी के सारे प्रॉब्लम उसमें ही वो माहिर होती है और वो एक
एक्सपांडेड रोल उसका बन जाता है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। नर्स एज अ एजुकेटर, नर्स एज अ एजुकेटर, अगर आप एमएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करते हो, कोई रिसर्च करते हो, रिसर्च करके आगे बढ़ते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप एजुकेट कर सकते हो किसी को। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक एजुकेटर का मेरा रोल होगा, वो मेरा एक्सपैंडेड रोल है, इसलिए मतलब नर्स एज अ एजुकेटर, मैं एक नर्स हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक एजुकेटर रोल हो गया। ठीक है, अगला रोल है नर्स एज अ एनेस्थेटिक। ये फॉरेन में बहुत ही बढ़िया रोल डेवलप हुआ है एनेस्थेटिक। कई सारे नर्स एनेस्थेटिक हो बन जाते हैं। एनेस्थेशिया का जो सैलरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एनेस्थेशिया का कोर्स करना पड़ता है नर्स को, वो कोर्स कर डाले तो वो एनेस्थेटिक नर्स बन सकती है। उसको सिर्फ एनेस्थेशिया ही देना होता है, जो उल्टी होते हैं उनमें एनेस्थेशिया देते हैं, बेभान करते हैं लोगों को, तो उसमें एनेस्थेटिक नर्स बनना जरूरी है। और वो बन, अगर डॉक्टर ही एनेस्थेटिक होते ऐसा नहीं है दोस्तों, या नर्स भी एक एनेस्थेटिक नर्स बन सकती है। ये एक एक्सपांडेड रोल है, फॉरेन में ये बहुत ज्यादा प्रचलित कोर्स है। इंडस्ट्रियल नर्स, दोस्तों आपने ये सभी तो एक्सपांडेड रोल देखे ही होंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल नर्स जो इंडस्ट्री में काम करती है, कोई नेवी में होती है, कोई आर्मी में होती है, कोई कंपनी में होती है, एक्सेट्रा कहीं भी होती है, तो उनका सैलरी थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल नर्स है, उनका सैलरी थोड़ा ज्यादा रहता है। वो अदर जो एक्सपांडेड रोल है उसमें आता है। तो ये सारे दोस्तों थे रोल ऑफ नर्स, और ये थे एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स। यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, आगे हम शुरुआत करेंगे हमारे लीगल एथिक्स के बारे में, जो आपको बहुत ही मजा आएगा, उसमें ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।